हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम जो आपकी अगस्त में होने वाली है, उसके लिए यहाँ पर हम केमिस्ट्री की थ्योरी कवर कर रहे थे आपकी पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपिक दिया गया है, आप देखना आपके पात्रता परीक्षा के सिलेबस को उठा करके। तो केमिस्ट्री कहीं पर भी आपसे पूछी जाती है तो वो पदार्थ से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पदार्थ वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया है। और पदार्थ में आपको पूरा वर्गीकरण पढ़ना होता है भौतिक और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर जो पदार्थ होता है वो ठोस, द्रव और गैस रूप में होता है, और रासायनिक आधार पर आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका पदार्थ होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, तो वो आपके परमाणुओं से मिलकर बना है। तो पूरी परमाणु की संरचना आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी NCERT की थ्योरी और अदर आपकी जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनकी थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर पदार्थ पृथक्करण की विधियाँ आपका एक टॉपिक दिया है, तो सारी विधियां आपको करा दी हैं और बताया भी है कि किस तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी तो आपका ऐसा एग्जैक्ट नहीं दिया, लेकिन वहाँ दिया गया है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इन सारे के सारे तत्वों को हम कहाँ पर पढ़ते हैं, आवर्त सारणी के अंदर। तो वर्तमान में कितने तत्वों का अध्ययन हम कर रहे हैं, 118 तत्वों का। ठीक है, अब जो 118 तत्व हैं आपके, यदि आपने आवर्त सारणी को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपकी 90% केमिस्ट्री यहीं पर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आवर्त सारणी में जो तत्व दिए गए हैं, फिर आगे चलकर आपका एक टॉपिक आता है धातु, अधातु और उपधातु करके। ठीक है, अब जो तत्व होते हैं, तत्वों से ही आपके क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। फिर आपको मिश्रण पढ़ना होता है। तो आप ये सारे लेक्चर देख लें पिछले, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज की ये हमारी केमिस्ट्री की अभी तक जो क्लासें हुई हैं, उस क्रम में ये हमारी 34 नंबर की क्लास रहेगी। और इसमें हम अक्रिय गैसों पर आ चुके थे। अक्रिय गैसें यहाँ पर हमें पढ़ना है, क्या होती हैं अक्रिय गैसें और इनके क्या उपयोग हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है या कौन सी एक अक्रिय गैस है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें, इससे जो पिछले लेक्चर हैं उसमें हमने आपको धातुएं पढ़ाई, अधातुएं पढ़ाई, उपधातुएं पढ़ाई। ठीक है, और उनके यौगिक भी आपको बता दिए हैं। आप कहीं पर भी देखना, एक साथ आपको इतने सारे यौगिक देखने को नहीं मिलेंगे। और यौगिक से आप पिछले पेपर उठा करके देखना, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जो पोटेशियम धातु है, इसको हमेशा जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जल में डुबो कर रखा जाता है। कौन सी धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो सारी धातु, उपधातु और उनके यौगिक आपको बता चुके हैं, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये सेशन, और इसमें हम अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से बिल्कुल कंफर्म मानना, क्योंकि ये अक्रिय गैसें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपने देखा होगा जो आपकी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में इनको कहाँ पर स्थान दिया गया है, तो सबसे लास्ट में। ठीक है, तो आपको आवर्त सारणी का ज्ञान तो होना चाहिए। किसी ने भी आपके सामने एक तत्व का नाम यदि लिया तो आप उसके बारे में बिल्कुल फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तत्व आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है और इसमें क्या गुण है, क्या इसकी विशेषता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई है, बिल्कुल इतिहास से लेकर आवर्त सारणी के। जैसे सबसे पहले डोवे राइनर का त्रिक मॉडल से लेकर आपको, फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया, लोथर मेयर का वक्र बताया, फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसमें क्या कमी रही थी कि जो वर्तमान में आधुनिक सारणी हम पढ़ते हैं जिसके जनक मौजले महोदय हैं, तो वो भी आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और फिर आपको उसके जो विभिन्न शब्दावलियाँ होती, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, संयोजकता क्या है, एंथैल्पी क्या है, आयनन विभव क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब देखिए आज की सेशन में हम अक्रिय गैसों को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले आवर्त सारणी में आपको पता है कि कितने वर्ग हैं, कितने आपके आवर्त हैं और कितने आपके जो है रो और कॉलम करके इसमें होता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। तो इससे पहले हमने हैलोजन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, हैलोजन पढ़े हुए थे। जो समूह 17 होता है उसको क्या कहते हैं, हम हैलोजन वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर जो है अक्रिय गैसें किसे कहा जाता है या उत्कृष्ट गैसें, तो जो आपका इसको हम 18 वर्ग
वर्ग नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं हम शून्य वर्ग, क्योंकि जो आपके मेंडलीव थे उन्होंने जो आवर्त सारणी बताई थी तो उसमें इन्होंने जो आपके शून्य वर्ग को इसीलिए शून्य वर्ग कहा था क्योंकि उन्होंने स्थान नहीं छोड़ा था इन तत्वों को रखने के लिए, तो फिर इन्होंने आवर्त सारणी के सबसे अंत में रख दिया और इसे शून्य वर्ग नाम दे दिया था। ठीक है, तो याद रखना। अब देखिए इसकी आपको ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक के माध्यम से या फिर आप जैसे भी 1-2 बार यदि पढ़ते हैं तो आसानी से आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो ये तो ऐसी हैं, है ना, आकर जाना रे, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपकी ट्रिक हो जाएगी और इसमें ही से हो जाएगा हीलियम, इनके संकेत भी आप याद रखना। फिर ना से हो जाएगा नियॉन, आकर में आ से हो जाएगा आर्गन, का से हो जाएगा क्रिप्टॉन, जा से हो जाएगा जेनॉन और रा से हो जाएगा आपका रेडॉन। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों को ही हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं या शून्य वर्ग के सदस्य ये कहलाते हैं। अब देखिए रेडॉन को यदि इनमें से छोड़ दिया जाए तो सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइए कौन सी एक अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अब 4 ऑप्शन देगा तो 4 में आपका रेडॉन देखने को मिलेगा, बाकी सभी जो आपकी अक्रिय गैसें हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन यह आपकी वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, लेकिन रेडॉन आपकी वायुमंडल में अनुपस्थित रहती है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट गैसें हैं उनके आपको या जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं उनकी आपको खोजकर्ता याद रखने हैं। तो जो अक्रिय गैसें हैं इनकी खोज का श्रेय लोकेयर, रैमजे और रेले महोदय को जाता है। अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इनको दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। तो इनके नाम याद रखना, कभी कभी इनको अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनको दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी हीलियम है ये एक अक्रिय गैस है। अब हीलियम का क्या उपयोग है, किसने इसकी खोज की थी, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, ये चीज़ें। तो हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है और यह ब्रह्मांड में दूसरे सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। अब देखिए यहाँ हीलियम का उपयोग कहाँ होता है, तो वायुयान के टायरों में भरने में। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वायुयान के जो टायर हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो हीलियम होती है। क्यों? क्योंकि यह हल्की गैस होती है और हल्की होने के कारण हीलियम वायुयान को ऊपर उठाता है। अब देखिए मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो बैलून होते हैं हमारे, उनमें कौन सी गैस भरकर छोड़ा जाता है, तो वो भी आपकी हीलियम। और क्यों भरी जाती, क्योंकि ये हल्की गैस होती है। ठीक है, तो याद रखना बैलून में भी। इसके बाद देखना अब जो गहरे समुद्रों में जो गोताखोर जाते हैं तो वो किस सिलेंडर लेकर के जाते हैं या किस गैस का यूज़ करते हैं, तो वो है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। ये आपको याद रखना है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय होती है। नेक्स्ट है अस्पतालों में दमा के लोगों को कृत्रिम श्वास के रूप में किसका यूज होता है, तो जो दमा के रोगी होते हैं उनके लिए कृत्रिम श्वास के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण दिया जाता है, ना कि केवल ऑक्सीजन का। याद रखिए हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण देते हैं दमा लोगों को कृत्रिम श्वास के लिए। ठीक है, अगली देखिए आपकी अक्रिय गैस है नियॉन। नियॉन का संकेत होता है Ne करके। नियॉन का उपयोग कहाँ होता है, तो जो आपने लैंप देखे होंगे, जो विज्ञापन लगे होते हैं दुकानों के बाहर, जो चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो स्फुरदीप्ति बल्बों में और चमकने वाले विज्ञापनों में नियॉन का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए नियॉन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछता है। तो देखिए नियॉन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। नियॉन विसर्जन लैंपों और ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। कहाँ कहाँ भरी जाती है नियॉन, तो विसर्जन लैंपों, ट्यूबों और प्रतिदीप्ति बल्बों में, जिनको विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगली है आपकी
उत्कृष्ट गैस है ऑर्गन। ऑर्गन का क्या यूज है, तो ऑर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। एक क्वेश्चन पूछेगा जो अक्रिय गैसें हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा जो अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित रहती है वो कौन सी है, तो आपकी आर्गन है। अब ये पूछेगा कौन सी गैस आपकी जो है वायुमंडल में अनुपस्थित होती है ना, आकर जाना रेडान। रेडान सबसे लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे वो आपकी अनुपस्थित है। और सबसे मात्रा में वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, आर्गन। ऑर्गन की खोज किसने करी थी, रैमजे महोदय ने। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आर्गन का उपयोग विद्युत बल्बों में भरने में होता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में विद्युत बल्ब का जो तंतु होता, जो फिलामेंट होता है, वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी उत्कृष्ट गैस भरी जाती है, तो वो है आर्गन। अब देखिए ऑर्गन का उपयोग उच्च तापीय धातु कर्मक प्रक्रियाओं, धातुओं और इसकी मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। अगली है आपकी उत्कृष्ट गैस जेनान। इसका क्या उपयोग है, तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा जो यौगिक बनाती है वो अक्रिय गैस है आपकी जेनॉन। अन्य तत्वों के साथ संयोग करके क्या बना देती है, यौगिक। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में, तो पूछ सकता है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है, तो रेडॉन का। और यही जो रेडॉन है आपकी ये कहाँ पर नहीं पाई जाती है, आपके वायुमंडल में। ठीक है, अब देखिए जो आपके सामान्य शरीर में तत्वों का प्रतिशत पूछता है, वायुमंडल में पूछता है, तो शरीर की बात करते हैं, अपने मानव शरीर की बात यदि करते हैं तो एक क्रम दिया गया है, इसका क्रम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, और ये प्रतिशत दिया है, ये भी आपको याद रखना है। तो मानव शरीर का है ये, ठीक है, तत्व कौन सा कितना पाया जाता, तो सबसे अधिक मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, तो कौन सा है, ऑक्सीजन। इसका प्रतिशत कितना है, तो 65% है। अब दूसरा पूछेगा मानव शरीर में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कार्बन है, कितना है, 18% है। अब इनका क्रम पूछ सकता है, पूछेगा मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का घटता क्रम या बढ़ता क्रम, आरोही या अवरोही क्रम बताइए। तो इतने तत्वों के नाम आपको याद रख लेना है, इनका प्रतिशत याद रखना है कि कौन सा आपका तत्व कितने प्रतिशत आपके मानव शरीर में पाया जाता। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, कार्बन कितना 18%, हाइड्रोजन कितना 10%, नाइट्रोजन कितना 3%, कैल्शियम कितना 2% और फास्फोरस 1.0%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से अब घटता बढ़ता क्रम पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, इनकी आप कोई ट्रिक बना सकते हैं कि कैसे आपको ये याद रखना। तो ये मानव शरीर की बात करी है हमने, किसकी, मानव शरीर में तत्वों का प्रतिशत। अब अगला देखना यहाँ पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का और उनका प्रतिशत, कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व कितना पाया जाता है। तो पृथ्वी पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 46.60% पाया जाता है। सिलिकॉन कितना है, तो 27.72%, एल्यूमिनियम कितना है 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम कितना है 2.83%, हाइड्रोजन कितना है 0.3%। और इसी तरीके से आपका ये पूछ लेता है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है, तो 0.03%। ये आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब धातुओं से संबंधित विविध तत्व आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी धातु सबसे हल्की है, कौन सी धातु सबसे भारी है, कौन सी धातु कितना प्रतिशत कहाँ पर होती है। ठीक है, इसके बाद आपसे मिश्र धातुएं जो होती हैं वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मिश्र धातुओं से भी हम अगले सेशन में आपके क्वेश्चनों को और मतलब उसकी पूरी थ्योरी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, और आपकी जो परीक्षा है वो बहुत ही जल्द उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। यदि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 15 तारीख तक नहीं आता तो फिर आपकी जो परीक्षा है वो थोड़ा सा डिले होगी, ज़्यादा नहीं होगी, मात्र 15 दिन मान करके चलना, क्योंकि जो अगस्त में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यदि ये नोटिफिकेशन नहीं आता है 15 तक तो फिर 45 दिन पहले आना चाहिए नोटिफिकेशन। तो यदि ये नोटिफिकेशन नहीं देते तो सितंबर के 2nd वीक तक आपका एग्ज़ाम होने लगेगा।
बिल्कुल कन्फर्म मानना। तो आपको बिल्कुल तैयारी को बंद नहीं करना, कम भी नहीं करना। जितना अधिक से अधिक समय हो सके उतना आपको अपनी स्टडी पर देना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो तो होकर ही रहेगा, ये तो सभी को पता है। और अब यहाँ पर आपकी तैयारी मायने रखेगी कि आपने किस तरीके से किस लेवल तक की तैयारी करी है। और यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन है जब वो आ जाएगा एक बार, तो और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि क्या योग्यता रहने वाली है, क्या यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा और अन्य चीज़ें, ठीक है, एज लिमिट क्या रहेगी, यहाँ पर कौन कौन अभ्यर्थी जो हैं मतलब उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख पाएंगे। और यहाँ पर आपके पास में अन्य वैकेंसीज भी आने वाली हैं, तो आपको बिल्कुल हार नहीं मानना है। यदि आप किसी कारणवश यहाँ पर आपको किसी परिस्थिति के कारण, ठीक है, कहेंगे यही कि किसी परिस्थिति के कारण या फिर आप तैयारी के लिए समय नहीं दे पाए हैं या किसी भी कारण से यदि आप यहाँ पर रह जाते हैं, तो आपको उदास बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जीतता वही है जो हमेशा संघर्ष करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अभी आपकी पात्रता परीक्षा आनी है किसकी, वर्ग 3 की, ठीक है। कौन सी परीक्षा, पात्रता परीक्षा वर्ग 3, जो सितंबर का बताया जा रहा है कि ये आपकी सितंबर में होगी। फिर महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आपके पास है, तो आप बिल्कुल रेगुलर तैयारी करिए। 2024 में एक पोस्ट आपके नाम ज़रूर होगी, इसके लिए बस मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के यहाँ पर सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो कितने कितने समय के बाद निकलती हैं, तो तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है आपको, ठीक है। बिल्कुल लगन के साथ में तैयारी करिए। और हम यहाँ पर आपके वर्ग 3 वाले जो अभ्यर्थी हैं, वर्ग 3 की भी बहुत ही जल्द क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक प्राथमिक शिक्षक हूँ एमपी में, और मैं वर्ग 3 की जो आपकी सीडीपी वगैरह है इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं फेस किया है, ठीक है, कि किस तरीके से कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको बता दें, जो सीडीपी आया हुआ था उसमें हमने 30 में से 28 अंक स्वयं प्राप्त किए हुए थे, जब आपका इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम हो रहा था, मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और आपने स्वयं देखा होगा कि जो एमपी का लेवल रहता है वो अदर राज्यों से ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। यहाँ मतलब जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें पूछता ही नहीं है, किसी किसी टॉपिक से मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट कर देता है क्वेश्चन। 8-8, 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार आपके ईवीएस में ब्रह्मांड वाले टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हर टॉपिक को अच्छे से कवर करके रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी कम और ज़्यादा करके पूछ सकता है। तो बस आप अपने टॉपिक पर ध्यान दीजिए और पूरी लगन निष्ठा से यहाँ तैयारी करिए, तो आप ज़रूर यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। सेशन में कहीं पर भी कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना। हम जब कभी भी कमेंट्स खोलते हैं तो उसका रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं, और यदि क्लास पसंद आती है तो शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।